कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध अपने प्रथम चरण में था। दोनों देश की सेनाएं लग चुकी थीं और हमारे सामने एक चुनौती ये थी कि हमें अपने दुश्मन की स्थिति का शुरुआत में पूरा सही अंदाजा नहीं था और हमारे सामने 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई है, जहां दुश्मन मजबूत स्थिति में था। हेवी मशीन गन, गोला बारूद अम्यूनिशन के साथ बैठा हुआ था, हमको देख रहा था और हमें नीचे से चढ़ के ऊपर जाना था, अपनी चोटियों को मुक्त कराना था, दुश्मन को मार भगाना था। ये चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन दुनिया में भारतीय सेना इसीलिए जानी जाती है कि चुनौतियों को स्वीकार करके फतेह हासिल कर लेती है, नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, मुश्किल को आसान कर देती है। ये हमारी भारतीय सेना की पहचान है। युद्ध चल रहा था, अपने वीर, हमारे जो देशभक्त सैनिक हैं, हमारे जो देश के वीर हैं, वो लड़ाई में शामिल हो चुके थे। लड़ाई चल रही थी, हमारे शहीदों की कहानियाँ लिखी जा रही थी, हमारी गाथाएं लिखी जा रही थी। हमारे वीर सैनिक लड़ रहे थे, पाकिस्तानियों को मार रहे थे। शुरुआत में तमाम वीरों ने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की, अदम्य साहस, शौर्य का परिचय दिया। उन सब में एक नाम सबसे ऊपर आता है और वो है कैप्टन हनीफुद्दीन। कैप्टन हनीफुद्दीन 23 अगस्त 1974 को दिल्ली के मुस्लिम पिता और हिंदू माँ के घर में पैदा हुए थे। इसीलिए उनके अंदर दोनों धर्मों के प्रति आदर, दोनों धर्मों के संस्कार, सत्कार कूट कूट कर भरे गए थे। माँ शास्त्रीय गायिका थी, संगीत से जुड़ी थी, लिहाजा हनीफुद्दीन के अंदर भी वो गुण आने लगे थे, जिससे वो भी संगीत के शौकीन हो गए थे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर शुरू से ही भरी थी। देशभक्ति की गाथाएं उनकी माँ ने उनको सुनाई थी। उनकी माँ ने उनको देशभक्ति की, देश की कहानियाँ, फौजियों की कहानियाँ सुनाई थी। लिहाजा उनके अंदर देशभक्ति के लिए, देश के लिए एक अलग लौ जल पड़ी थी। देश की भक्ति का जज्बा उनके अंदर पैदा हो गया था। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने दिल्ली के शिवाजी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे इंडियन आर्मी की तरफ रुख किया। आर्मी में सिलेक्ट हुए और सीधे देहरादून IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुँचे, जहाँ आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। वहाँ 18-19 महीने के गहन प्रशिक्षण, कठिन ट्रेनिंग के बाद उनको आर्मी सप्लाई कोर में कमीशन दिया गया। वहाँ से सीधे 2 साल के लिए भारत की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत, बहादुर रेजिमेंट राजपूताना राइफल में 2 साल के लिए पोस्टेड किया गया। इत्तेफाक, ये मेरा परम सौभाग्य है, मैंने भी उसी राजपूताना राइफल में नौकरी की है, उसमें सर्विस की है देश सेवा के लिए। उस रेजिमेंट में पोस्टेड किए गए। उस वक्त उनकी जो पोस्टिंग थी, दिल्ली से सीधे 11वीं राजरीफ, यानी 11 राजपूताना राइफल जो उस वक्त लद्दाख इलाके में पोस्टेड थी, देश सेवा कर रही थी, वहाँ उनको भेजा गया। उसी वक्त कारगिल की शुरुआत हो गई, लड़ाई लग गई, तो उनको सीधे वहाँ से कारगिल में आने का आदेश मिला। और लद्दाख की जो तुर्कुम, कारगिल से लगती हुई लद्दाख की जो तुर्कुम वैली है, सबसे ऊंचाई यानी 18,500 फीट ऊंची चोटी, 70 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, दुर्गम रास्ते, -30-25 डिग्री का तापमान, टेम्परेचर, उसके ऊपर 19,000 फीट पर बैठा हुआ पाकिस्तानी हमारा दुश्मन, जो हमारी चोटियों पर चुपके से सर्दी के मौसम में आकर बैठ गया था, उनको खाली कराने की जिम्मेदारी कैप्टन हनीफुद्दीन को दी गई। उनकी दृढ़ता, वीरता, सूझबूझ को देखते हुए उनके कमांडिंग ऑफिसर ने, उनके CO साहब ने, उनकी B टीम के जो कंपनी कमांडर थे, B टीम के साथ उनको चोटी पर जाने का हुक्म दिया और पाकिस्तानियों से अपनी चोटी खाली कराने का आह्वान किया। कैप्टन हनीफ ने अपनी टुकड़ी को इकट्ठा किया, देशभक्ति की गाथा सुनाई, एक देशभक्ति से तुरंत भाषण दिया, जिससे सैनिकों के अंदर एक देशभक्ति की ऊर्जा भर गई, संचार हो गया। और फिर सीधे अपने मिशन के लिए निकल गए। लगातार चलते रहे। अति दुर्गम इलाका, -20-25-30 डिग्री टेम्परेचर, 70-75 डिग्री की सीधी खड़ी चढ़ाई, लेकिन हनीफ के मजबूत हौसले के आगे ये सब बौने साबित हो गए। हनीफ चढ़ते रहे, लगातार चढ़ते रहे। चढ़ते लगभग दुश्मन के बहुत नज़दीक पहुंच गए। और मैं आपको बता दूं, ये जो सब हो रहा था, ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट के अंतर्गत किया जा रहा था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च किया गया था उस चोटी को खाली कराने के लिए, खाली कराने के मकसद से। हनीफुद्दीन अपनी टीम को लेकर के लगातार ऊपर पहुंच गए, दुश्मन के बहुत नजदीक पहुंच गए। अब वहां पहुंच गए जहां से दुश्मन ने उनको साफ साफ देख लिया था। उनकी पूरी टीम को दुश्मन ने बाज कर लिया था। दुश्मन ने तत्काल बिना किसी देरी के कैप्टन हनीफ की टीम पर, टुकड़ी पर लगातार मोर्टार, मशीन गन, राइफल ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में कैप्टन हनीफ ने भी दृढ़ता, वीरता का परिचय देते हुए अपनी टीम को फायरिंग करने का हुक्म दिया और दुश्मन पर भारी फायर झोंक दिया। नीचे दुश्मन का जो बंकर था वो तबाह हो गया। अपने पास से ग्रेनेड निकालकर उसकी ओर थ्रो किया।
उनकी पोजीशन उनको दिख गई, ग्रेनेड फेंकते ही वहाँ हाहाकार मच गया, बंकर टूट गया, दुश्मन भाग खड़े हुए। पीछे से पाकिस्तानियों की दूसरी टुकड़ी थी जो, उसके अंदर हलचल हुई, हाहाकार मच गया कि ये भारतीय सेना की ओर से बड़ा हमला हो गया है। वो बड़ी संख्या में पीछे से आकर के अपने अपने इलाकों में बैठ गए, मजबूत पोजीशन लेकर के बैठ गए। कैप्टन हनीफ ने उनका दृढ़ता वीरता से सामना किया। फायरिंग होती रही, गोलाबारी होती रही, काफी वक्त हो गया फायरिंग करते करते। अब धीरे धीरे कैप्टन हनीफ के पास, इनके सैनिक साथियों के पास गोला बारूद की कमी होने लगी। उन्होंने नीचे फोन किया, बाहरली साइड से मैसेज दिया, लेकिन इतनी जल्दी, चूंकि अति दुर्गम इलाका, खड़ी चढ़ाई, 18-17 हजार फीट की चढ़ाई, वहां एकदम एम्यूनिशन भेजना बहुत मुश्किल था। उसमें थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन उस वक्त के चलते उनके पास मौका था नहीं। धीरे धीरे उनका जो एम्यूनिशन है, जो हथियार है, वो खत्म हो रहे थे। लेकिन वो आखिरी गोली तक, आखिरी बुलेट तक, आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ने की ठान चुके थे, उसको बर्बाद करने की ठान चुके थे। दुश्मनों में उनके आक्रमण से हमला मच गया, हाहाकार मच गया था। दुश्मन की पीछे की जो टुकड़ी थी, वो सब ये समझकर ऊपर आई बड़ी संख्या में कि ये कोई इंडिया का बड़ा हमला है, बड़ी सेना इंडिया की आ चुकी है, हम घिर चुके हैं। ये जानकर के उनकी डबल सेना वहां से चली कैप्टन हनीफ को रोकने के लिए। क्योंकि कैप्टन हनीफ लड़ाई के माहिर थे, हीरो थे, सूझबूझ अच्छी रखते थे, तो उन्होंने लड़ाई के दौरान अपनी पोजीशन बदल कर, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी वहां से फायरिंग की, जिससे दुश्मन को लगा कि इंडिया की भारी सेना, बड़ा आक्रमण हो गया है। उनके हौसले पस्त हो गए, उनके जो इरादे नाकाम हो गए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत नीचा हो गया। लेकिन लगातार लड़ाई, लगातार गोलाबारी होते होते दुश्मन के आगे लगातार डटते हुए, वीरता का परिचय देते हुए, इस वीर के पास गोला बारूद की कमी हो रही थी। धीरे धीरे इनका एम्यूनिशन, गोला बारूद खत्म हो गई, लेकिन आखिरी गोली तक लड़ते रहे। और जिस बंकर के पास जाना था, उससे मात्र 100 कदम की दूरी पर रुककर दुश्मन की ओर से होती अंधाधुंध गोलाबारी का शिकार हो गए। दुश्मन की गोली उनके सीने में, शरीर में लगी, और भारत माँ का ये लाल, ये वीर सपूत, ये अमर बलिदानी वहीं शहीद हो गया और हमें हमारी चोटियों के लिए हिफाजत दे गया। उसके बाद भारी गोलाबारी होती रही, कारगिल युद्ध चलता रहा। नीचे से टीम आई, फिर लड़ाई हुई। क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी, भारी गोलाबारी हो रही थी। इन कठिन स्थितियों में उनकी जो डेड बॉडी थी, उनका जो शहीद का शरीर था, जो पार्थिव देह थी, उसको उठाना बहुत मुश्किल था। उसको उठाने में लगभग 43 दिनों का वक्त लगा। वहां से कर्नल साहब ने उनकी मां को फोन किया कि मैं बहुत आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपके बेटे का जो पार्थिव शरीर है वो उठाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दुश्मन की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, दोनों चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं। तो उनकी मां ने कहा, हमारे बेटे की चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, बाकी और जो बेटे हैं जिंदा माँ के लाल हैं, इनको सुरक्षित रखिए, ये भारत माँ की सेवा करेंगे। ऐसी थी हमारे शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन की माँ, ऐसी थी उनका जज्बा, ऐसी थी एक वीर की माँ, इतना बड़ा कलेजा। उसके बाद जब युद्ध का लगभग आखिर हो चुका था, फिर मौका मिलते ही उनके सैनिक की टोली जाकर के उनके पार्थिव शरीर को लेकर के आई। उनके शरीर को तिरंगे के साथ दिल्ली लाया गया। दिल्ली ला करके पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका जनाजे में तमाम चारों धर्म के लोग, तमाम बड़े तीनों सेनाओं के ऑफिसर, हर वर्ग उमड़ पड़ा था। एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा सैलाब उनके जनाजे में चल पड़ा था। और इस प्रकार से भारत माँ के इस सपूत की, इस वीर लाल की अंतिम सफ़र शुरू किया गया। उनको कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ पूरे सैनिक सम्मान के साथ सलामी दे करके उस शहीद को, इस धरती के लाल को, इस माटी के लाल को उसी माटी में सुला दिया गया, सुपर्दे खाक कर दिया गया जहाँ से वो पैदा हुआ था। इस एपिसोड में, इस वीरगाथा की इस एपिसोड में आज हनीफुद्दीन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, बताएं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नए नए वीडियोस इन कारगिल वीरों के ऊपर बनाने के लिए ऊर्जा मिले, ताकत मिले, एनर्जी मिले। तो इनकी कहानियों से ही हमारे देश में ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमारे देश के जो युवा हैं, यूथ हैं, उनके अंदर देशभक्ति की लौ जलाई जा सकेगी, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा सकेगा। इनसे, हमारे वीरों से, हमारे शहीदों से, बलिदानियों से हमारे देश के युवा हैं वो प्रेरणा लेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आगे किस शहीद पर आपको वीडियो देखनी है, ये कमेंट में बताएं। और मैं विदा लेता हूँ।